दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसानों की, क्योंकि ये कहा जाता है कि भारतवर्ष में जो अन्नदाता है वो किसान है। भारत के किसान ने भारत को फूड सिक्योरिटी में हमेशा सक्षम रखा है। और 1947 हमें इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में जिस तरीके से फूड क्राइसिस रहा, जिस तरीके से 70s में हम बैगिंग बॉल लेके जो है ना वो यूएस के और दूसरे देशों की तरफ जाते थे और वहाँ से अन्न मंगाते थे, आज स्थिति ये है कि भारतवर्ष के किसान ने भारतवर्ष को फूड सिक्योरिटी में बहुत ही सक्षम बना दिया है। आज फ्री राशन जो है ना वो करीब 80 से 85 करोड़ लोगों को जो है ना वो फ्री राशन दिया जा रहा है। और इसका एक ही इसका स्रोत है, वो है भारत का किसान। लेकिन क्या हमने भारत के किसान को मजबूत बनाया है? क्या भारतवर्ष में किसान की इनकम इतनी है कि वो अपनी फैमिली का गुजारा कर सके? क्या उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है? क्या वो सुख ही है जो अपनी वो खेती कर रहा है, या खेती की जोत कितनी है, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गांव में स्थिति क्या है? इन सभी सवालों का जवाब लेकर मैं अब आपको बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से एक रिसर्च करके, और जो एग्रीकल्चर का सेंसस हुआ था 2015-2016 में, उसका डेटा जो है ना लेकर, या उसके बाद जो डिफरेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से रिपोर्ट आती रही हैं, जो हमारी अन्न का जो प्रोडक्शन है उसकी मात्रा को लेते हुए कुछ ऐसे जो सवाल जो सभी किसानों के मन में है, और भारतवर्ष की आम जनता जो किसान से जुड़ी हुई नहीं है, जो शहरों में रह रही है, जो नौकरी करते हैं या तो गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट कंपनीज में, उनको पता होना चाहिए कि भारत के किसान की क्या स्थिति है, भारत के किसान को क्या लाभ मिल रहे हैं, भारत के किसान को और क्या किया जा सकता है कि उसकी जो है ना वो जीवन यापन करने की, या गांव में जो है ना उनकी स्थिति को अच्छा बनाया जा सके। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि भारतवर्ष में कितने किसान हैं। तो भारतवर्ष में करीब करीब 145 मिलियन, मतलब 14.5 करोड़ के करीब जो है ना फार्मर्स हैं। लेकिन उसमें से जो पीएम किसान निधि जो 6,000 साल किसानों को दी जाती है, उसको कितने लोग ले पा रहे हैं? वो हैं 110 मिलियन पीपल, मतलब करीब करीब 11 करोड़ किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान निधि का फायदा उठा रहे हैं, जिनको दी जा रही है, और वो उनकी अपनी ऑनरशिप है लैंड की, क्योंकि पीएम किसान निधि उन्हीं को दी जाती है। और उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें एग्जम्पशन होती है कि जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं, उनको किसान निधि नहीं दी जाती। तो इन चीज़ों को देखकर यदि आप देखें तो करीब करीब 11 करोड़ जो है ना वो पीएम किसान निधि का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन गांव में यदि हम देखें तो वहाँ पे जो गांव के हाउस होल्ड हैं, उनकी जो संख्या है वो करीब करीब 14.5 या 14 करोड़ 75 लाख के आसपास है। इसका मतलब किसान जो 11 करोड़ हैं उससे अलग करीब 3.25 या 4 करोड़ जो फैमिलीज हैं वो किसानों के ऊपर ही हैं। तो आप ये देखिए कि भारतवर्ष में आज भी करीब 45 से 50% लोग जो है ना वो खेती पर निर्भर करते हैं। ये बहुत ही बड़ी संख्या है। और इसमें आपने देख लिया कि 11 करोड़ लोग जो है ना वो पीएम किसान निधि का फायदा उठा रहे हैं। और यदि हम एक एवरेज फैमिली की जो संख्या लेते हैं वो 5 लेते हैं, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि आज भी 45 से 50% लोग जो है ना वो कृषि पर निर्भर हैं। आज तक सबसे बड़ा जो एक तरीके से रिफॉर्म्स किसान में लाया गया था वो थे किसान बिल। किसान बिल बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्मेटिव थे, और ये एक अकेली ऐसे 3 बिल थे जो भारतवर्ष के किसान की जो है क्षमताओं को बढ़ाता, भारतवर्ष के
किसान की इनकम को बढ़ाता, और ये भारतवर्ष का एक तरीके से फ्यूचर था। लेकिन ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति है कि किस तरीके से बड़े बड़े किसानों ने, या जो कनाडा से फंडिंग हुई, या खालिस्तान मूवमेंट ने किस तरीके से इसको, किसान आंदोलन को हाईजैक करके किस तरीके से दिल्ली में बहुत ही उग्रकारी प्रदर्शन किया, और यहाँ तक कि वो लाल किले के ऊपर भी चढ़ गए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को, या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, इन किसान बिलों को वापस लेना पड़ा। लेकिन ये जो बिल थे ये बहुत ही रिफॉर्मेटिव थे, और ये भारतवर्ष के किसान की, मैं तो ये कहूँगा कि 1947 के बाद में यदि गरीबों के लिए, यदि कहें, या किसानों के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो गांव में गरीब हैं वो किसान पे डिपेंडेंट हैं। तो आप देखिए ये किसान बिल थे। लेकिन अब चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए कि किसान को क्या मिल रहा है, किसान की कितनी इनकम है, तो यदि आज आप देखें कि 85 से 87% जो लोग हैं वो जो है ना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, और फिर मीडियम लेवल के आप लेके देखिए, या लार्ज फार्मर्स जो हैं वो इस तरीके से मैं बांटता हूँ। मैं इस मार्जिनल फार्मर्स उनको कहता हूँ जिनके पास में 1 एकड़ से जमीन कम है। ऐसे लोगों की संख्या जो है जिनके पास में, जैसे मैंने बताया 85 टू 87% जो है ना, हम पूरे किसानों की जो है ना संख्या को अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। तो मार्जिनल वो हैं जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। 1 हेक्टेयर का मतलब है उनके पास में 1.5 एकड़ से कम लैंड है, और 1.5 एकड़ का मतलब है कि 5 बीघे का 1 एकड़ होता है, तो उनके पास 7.5 बीघे से कम जमीन है। और ऐसे लोग जो हैं वो भारतवर्ष में करीब करीब जो हैं, आप देखिए कि वो हैं 20% के करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास में 1 एकड़ से, फिर जो आते हैं स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर हैं 1 से 2 एकड़ वाले। तो 1 से 2 एकड़ वाले जो फार्मर हैं वो भी करीब करीब जो हैं वो हैं करीब 22%। और फिर उसके बाद हैं सेमी मीडियम, 2 से 4 हेक्टेयर रखने वाले, मतलब 1 to 2 हेक्टेयर रखने वाले 22% हैं, 1 हेक्टेयर से रखने वाले 20% हैं, और सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर जो हैं वो भी करीब 20-21 के आसपास हैं। और जो मार्जिनल फार्मर हैं उनके पास में 68% लैंड है। तो आप देखिए कि ज़्यादातर फार्मर जो मेजोरिटी है वो मार्जिनल फार्मर है जिनके पास में 7.5 बीघे से कम जमीन है। और यदि आप मार्जिनल, स्मॉल और सेमी मीडियम और फिर मीडियम लें जिनके पास में 4 से 10 हेक्टेयर है, तो इस तरीके से लगा के इन सब की संख्या पहुंच जाती है करीब 90% के आसपास। अब आप देखिए कि अब जो लार्ज फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर भारतवर्ष में हैं वो 0.6%, मतलब लेस देन 1% है। लेकिन उनके पास में जो लैंड होल्डिंग है वो करीब 10 से 12% है। तो आप देखिए कितना एक तरीके से डिवाइड है कि मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो इस कैटेगरी में हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास में 4 हेक्टेयर से, मतलब 6 एकड़, मतलब करीब 29-30 बीघे से कम जमीन जो है भारतवर्ष में है। और ऐसे लोगों की संख्या 87 से 90%, क्योंकि कुछ परसेंटेज ऐसी हैं जिनके पास में 4 से 10 हेक्टेयर भी है। इसका मतलब 4 से 10, 10 का मतलब है 15 एकड़, और 15 एकड़ का मतलब है 75,000 बीघे के हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि जो किसान बहुत बड़े हैं, जो है एक तरीके से कारपोरेट फार्मिंग है, या जैसे कोई मैंगोज के ऑर्चार्ड्स हैं, या सैंडलवुड के फार्म हैं इंदौर के पास में, या जामनगर में जो है ना 5,000 एकड़ में
जो है ना आम है, इस तरीके से जो बड़े बड़े फार्म और एग्रीकल्चर और फूड के हैं उनके पास में 10% से ज़्यादा होल्डिंग है। तो ये एक बहुत ही एक तरीके से डिवाइड है, ये बहुत ही एक ये दीवार बीच में ऐसे खिंची हुई है जिसको हमें देखना पड़ेगा। अब दोस्तों चलो देखते हैं कि इनकम कितनी होती है। यदि हम देखें कि 1 हेक्टेयर में जो है ना वो 1.5 एकड़ में या 7.5 बीघे में यदि किसान जो है ना, किसान की फैमिली पूरी तरीके से अपना मजदूरी करके उसकी इनकम को भी ना लगाए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 की इनकम हो सकती है। तो 17,000 साल में यदि उसको इनकम होगी, यदि उसके पास 7.5 बीघे जमीन है, वो 17,000 में क्या कर पाएगा? क्या वो अपने आप को कपड़े क्या खा पाएगा? खाने पीने का तो चलो किसान का ये लगता है कि उसका अन्न और सारी चीजें जो है ना घर से आती है, लेकिन 17,000 में उसको अपने केमिकल्स भी खरीदने हैं। ये सारी चीजें जो है ना इनको निकाल कर यदि 17,000 रुपये उसकी इनकम है तो 17,000 में एक 5 लोगों की फैमिली जो है उसका जीवन यापन वो किस तरीके से कर सकता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। अब मैं मार्जिनल के बाद में आता हूं कि स्मॉल फार्मर वो है जिनके पास में 1 to 2 एकड़ से कम जमीन है, मतलब 2 एकड़ से कम है, तो 2 हेक्टेयर से कम है, तो आप लगा लीजिए 2 हेक्टेयर का मतलब 3 एकड़, 3 एकड़ का मतलब 15 बीघे से 10 से 15 बीघे के बीच में है। ऐसे लोगों की जो इनकम है, यदि वो पूरी तरीके से मेहनत करके अपनी खेती में जो है वो खेती में इनकम करते हैं, उनकी इनकम आती है 44,000 रुपये साल में। तो आप दोस्तों देखिए फिर कि वो भी किस तरीके से अपना गुजारा कर पाए। लेकिन जो 2 एकड़ से 4 एकड़ में है, मतलब 4 हेक्टेयर में है, करीब 6 एकड़ के आसपास, 29-30 बीघे तक उनके पास में जमीन है, यदि मैं 30 बीघे उनकी लगाऊं तो वो इनकम कर सकते हैं करीब करीब 1.25 लाख से 1,40,000 जो है ना साल में उनको बचत हो सकती है। लेकिन क्या इतनी बचत में उनका काम चल सकता है, ये आपको सोचना होगा। आज मैं किसान की जो है, और ये किसान की जो मैं स्थिति आपको अवगत करा रहा हूँ, आज उनको इतनी सुविधाएं दी गई हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, खाद पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी है उनको, और किसान की जो है ना सॉयल को टेस्टिंग करने के लिए फ्री उनके पास में फैसिलिटीज है। इन सभी को देखते हुए और किसान को एमएसपी भी लगातार दिया जा रहा है और गन्ने का एफआरपी भी जो है ना लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसके बावजूद भी आज जो है स्थिति ये है। लेकिन जो 4 से 10 एकड़ वाले लोग हैं, जैसे मैंने बताया 4 हेक्टेयर तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,25,000 से 1,40,000 की इनकम उनको हो सकती है। लेकिन जो 4 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं, 10 हेक्टेयर, उनके पास में अच्छी इनकम जो है ना हो सकती है, लेकिन उसमें भी यदि उसको लगाया जाए तो वो बढ़ के हो सकती है 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में। लेकिन यदि 3 लाख रुपए साल की भी, ये और 3 लाख से भी मैं और यदि 50,000 का मार्जिन रखूं, 3.5 लाख भी वो 10 हेक्टेयर की लैंड में उनको यदि इनकम है या 4 लाख की इनकम है, तो क्या उसमें भी वो खुशहाली की अपनी जिंदगी जी सकता है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि करीब 40 से 50% लोग जो है ना वो आज भी खेती पर निर्भर करते हैं, तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि कम से कम लोग जो है ना वो खेती करें, और जो किसानों के बच्चे हैं वो किस तरीके से दूसरी सर्विस में आ सके। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल भी ये ब्लेम नहीं करूँगा कि जो 2014 से पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसने शायद किसानों के लिए इतना क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसान को जो सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अकाउंटिंग होती है बजट के अंदर, और हमेशा किया जाता है कि किसानों को इतना हमने सब्सिडी, तो मैं पूछना चाहूँगा कांग्रेस की जितनी भी रजीम रही हैं,
ज्यादातर उन्होंने ही शासन किया है 60-65 सालों तक। तो यदि उसमें उन्होंने, यदि खाद की आवश्यकता थी या केमिकल की आवश्यकता थी, तो ऐसे सभी खाद को जिसमें उसका आयात किया जाता है, या ऐसे सभी केमिकल जिनका आयात किया जाता है, उनको अभी तक भारतवर्ष ने आत्मनिर्भरता क्यों नहीं प्राप्त करी, अपने सप्लाई चेन को इंटैक्ट क्यों नहीं किया, और खाद बनाने की सभी तरह की खाद जो किसानों को जरूरत है उसकी जो है, यदि हम सब्सिडी दे रहे हैं तो हमने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया जिससे हमें सब्सिडी का प्रावधान ना रखना पड़े, और वो हमेशा एक तरीके से किसान के सिर पर वो बोझ ना दिखाया जा सके कि हम सब्सिडी देते हैं। तो शायद हमें आत्मनिर्भरता की तरफ को बढ़ना पड़ना चाहिए था कि जितनी भी किसान के इनपुट हैं उनको कम से कम खाद और केमिकल सभी प्रकार के वो भारतवर्ष में ही निर्माण अभी तक होने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं हो पाया। 2014 के बाद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं भारतवर्ष के, उनके मार्ग निर्देशन में और उनके विजन में किसानों के लिए काफी काम हुआ है। लेकिन अभी भी ज्यादातर मात्रा में हम खाद के ऊपर जो है ना, आयात के ऊपर ही निर्भर हैं। केमिकल्स में भी हम आयात के ऊपर ही निर्भर हैं, और यदि केमिकल्स की या खाद की फैक्ट्री भारतवर्ष में भी लगी है तो वो भी उस सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं, और केमिकल्स की कीमत जो है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन सभी में हमें देखना होगा, हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी, ये किसान की सबसे बड़ी जरूरत है। और भारतवर्ष गवर्नमेंट को भी जो है ना, जितनी सब्सिडी दे रहे हैं तो उसमें जल्दी से जल्दी जो है ना वो खाद के क्षेत्र में और केमिकल्स के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। और फिर जीरो, जिस तरीके से जो है ना हम एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की या नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम जल्दी से जल्दी बढ़ें। और हमें ये देखना होगा कि किसान की न्यूनतम इनकम जो है ना उसे हेक्टेयर के हिसाब से दी जा सके, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक पीएम किसान निधि 6,000 रुपये साल सिर्फ देना और फिर किसान की तरफ जो है ना सब्सिडी को अकाउंट करना, ये उनके जो एक जीवन शैली, जो उनकी प्रणाली है, जिस तरीके से वो गांव में रह रहे हैं, उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, उनकी इनकम को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हमें सोचना होगा कि खाद और केमिकल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, और किसानों को सब्सिडी के साथ साथ जो है ना, जो सब्सिडी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जो पैसा बचे वो किसान को किसी रूप में दिया जा सके। तो वो रूप क्या हो सकते हैं? रूप ये हो सकते हैं कि यदि एक किसान की 5 की फैमिली है, आज ज्यादातर स्टेट में जो है ना वो बिजली किसान को जो है ना फ्री दी जा रही है, बहुत ही अच्छी बात है। यूरिया, डीएपी और जो पोटाश और ये कुछ खाद के रेट काफी हाई हैं, लेकिन जो यूरिया मैक्सिमम यूज होता है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़ी सब्सिडी जो है ना दे रही है। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। सॉयल टेस्टिंग लैब भी भारतवर्ष में बहुत बढ़ गई है। इंश्योरेंस का जो है, यदि बारिश हो जाती है या ओले पड़ जाते हैं या एक तरीके से सूखा पड़ जाता है, तो उसमें भी जो है ना क्रॉप इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी कर दी गई हैं। एमएसपी का भी प्रावधान हर साल जो है ना वो रिव्यू होता रहता है, गन्ने का एफआरपी। तो सभी क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और यह किसान की जो है ना मछली पालन है, दुग्ध पालन है, उसमें बहुत ही योजनाएं जो है ना आ रही हैं। लेकिन फिर भी हमें सोचना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि को हमें जो है ना एक असट के रूप में मानना पड़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष में जो कृषि योग्य भूमि है वो घटती जा रही है। वो कैसे घटती जा रही है कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो सारा का सारा जो है ना किसान की खेती की जमीन में हो रहा है। मैं भी आपको एग्जाम्पल दूं, आपने देखा है कि अरावली हिल्स में किस तरीके से जो है ना नेचुरल सराउंडिंग्स को जो है ना वहाँ पे एक इकोलॉजिकल डिजास्टर किस तरीके से वहाँ पे हुआ,
और पर्यावरण को कितना उससे नुकसान पहुंचेगा, आसपास के किसानों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा, वहाँ के जो पॉन्ड्स या लेक्स थी उसके ऊपर जो वाटर रिस्टोरेशन की कैपेसिटी थी आसपास के किसानों की, वो किस तरीके से जो है ना रिड्यूस होती जाएगी। तो इस तरफ क्या हम ध्यान दे रहे हैं? हमें ध्यान देना होगा कि किस तरीके से वाटर लेवल का जो है ना रिटेंशन ऐसी जगह किया जा सके जहाँ पे हमारी जो कृषि भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ है, और किसान किस तरीके से जो है ना वो डिफरेंट क्रॉप्स को जो है ना वहाँ पे उगा सके, जिससे उनकी इनकम जो है ना ऊपर जा सके। लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि किसान जो है जिसकी 5 की फैमिली है, और जैसे मैंने बताई कि जो एवरेज जो था पहले जो 2011-2010 के आसपास जो एवरेज थी, वो जो जमीन थी किसान के पास में वो थी करीब 2.2 हेक्टेयर्स। 70 और 71 में, 1970 और 71 में जो थी वो एवरेज लैंड होल्डिंग जो थी किसान के पास में वो थी 2.28 हेक्टेयर्स। यदि मैं इसमें 2.5 हेक्टेयर लगाऊं तो 2.5 हेक्टेयर का मतलब है 3 4 3.5 जो है ना वो 3.5 से 4 एकड़ यदि आप लगाए। लेकिन अब जो है एवरेज लैंड होल्डिंग हो गई है 1.08 हेक्टेयर। इसका मतलब है कि 1 हेक्टेयर जो है वो 1.5 एकड़ के आसपास होता है। तो वो ही मतलब 7.5 या 8 बीघे जमीन जो है ना वो एवरेज लैंड होल्डिंग हो गई है भारतवर्ष में। तो इसमें किसान का बिल्कुल काम नहीं चल सकता। आज वो जो काम चला रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उनके लोन जो किसान ले सकता है वो उसी के ऊपर निर्भर होकर रह गया है, क्योंकि उसको वो लोन मिलता है तो वो क्या करता है कि अपनी लोन की लिमिट या किसान कार्ड जो उसने बनाया है वो हर साल उसको लेता है, और फिर 1 साल पूरा होने से एक दिन पहले वो फिर उस अमाउंट को अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से, गांव में जो है ना वो दूसरे किसानों से लेकर वो जमा करता है और फिर लोन ले लेता है। तो इस तरीके से ये लोन को लेना बैंक से, उसको चुकाना, एक ब्याज गवर्नमेंट ने कम कर दिया है तो उसकी थोड़ी ईज ऑफ लाइफ जो है ना, ईज ऑफ लिविंग जो है ना उसको थोड़ा कंफर्टेबल बना दिया है, लेकिन वो लोन के ऊपर ही जी रहा है। ये आपको देखना होगा। तो किस तरीके से हम अब किसान की इनकम को बढ़ाया जा सके। तो सबसे पहले तो मेरा मानना ये है कि किसान के जिसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं, क्योंकि यदि इस तरीके के जो है किसान के 2 बच्चे हैं, उन बच्चों में से जो है ना उनकी जो एजुकेशन है वो फ्री हो जाए 12th तक, और एक बच्चे की जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरा ये है कि किसान के बच्चों को चिन्हित करके ये इंश्योर किया जा सके कि सभी जो है वो एजुकेशन जो है ना प्राप्त कर सके, कोई भी ड्रॉप आउट ना हो, और वो साथ साथ में यदि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं युवा तो अच्छी तरीके से शिक्षित हों और उनको अच्छी तरीके से स्किलिंग दी जा सके। तो स्मार्ट सिटीज के साथ साथ यदि आज अर्बनाइजेशन हो रहा है और स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं, तो इसी तरीके से गांव को स्मार्ट गांव बनाया जाना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि आत्मनिर्भरता की सबसे पहली जो यूनिट, सबसे पहली जो इकाई है वो गांव होनी चाहिए। मुझे याद है 60s में और 70s में किस तरीके से गांव में, यदि मैं अपने गांव का ही उदाहरण दूं तो मेरे गांव के अंदर जो है ना वो सभी रहते थे। वहाँ पे जो है ना जुलाया, वो सारे किसान के जो है ना पहनने की जो एक खादी या एक सूत से बुनने वाली जो है ना वो किस तरीके से ऐसी अच्छी चीज़ें जो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती थी, इसी तरीके से सर्दी में जो रजाई होती थी वो गांव में ही उनके हाथों से बनाई हुई बुन के, और हम जो है ना कपास को उगाने में भारतवर्ष का काफ़ी शीर्ष स्थान था, पूरे विश्व में हम एक्सपोर्ट भी करते थे। तो वो इतनी अच्छी कॉटन भारतवर्ष में होती है। तो
तो उससे हमारा सारा होता था। इसी तरीके से लोहार जो है वो सारे इम्प्लीमेंट जो है ना किसान के बनाते थे, और जो एक तरीके से जो हमारे और भाई थे वो किसान के यहाँ पर काम करते थे, और किसान को जो है ना एक तरीके से जो किसान का आउटपुट था, चाहे वो गन्ने से बनाया हुआ गुड़ हो या तेल हो या कपास हो या दालें हो, चावल हो, गेहूं हो, या इसी तरह जैसे गन्ने से गुड़ है, या फिर उससे जो है ना और जो है ना बाग में से आने वाले अचार हैं। तो इस तरीके से सभी जितने लोग गांव में जितनी भी श्रेणी के होते थे वो सभी लोग जो है ना एक तरीके से इंडिपेंडेंट गांव जो है ना होता था, और गांव में सब्जी भी जो है ना उगाई जाती थी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के आज हमें यदि देखना है कि किसान की आमदनी, तो हमें शहर को गांव में ले जाना पड़ेगा, हमें स्किलिंग सेंटर को गांव में ले जाना पड़ेगा। गांव में स्किलिंग की वैन जो घर घर घूम रही है उससे कोई फायदा जो है ना किसान के बच्चों को नहीं होता। बस वो एक तामझाम होता है कि कुछ दिन के लिए उनको स्किलिंग की जो है ना ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन उसका कोई नेट प्रभाव जो है ना उनकी इनकम को बढ़ाने में। तो हमें क्या करना होगा कि पहले हमें ब्लॉक लेवल पे स्किलिंग सेंटर बनाने होंगे। हर एक किसान के बच्चे को, जैसे मैंने बताया जिनके जिनके 2 बच्चे हैं, उनमें कम से कम जो है ना 12th तक उनको फ्री एजुकेशन दी जा सके। मैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की बात कर रहा हूँ कि जिनके पास 30 बीघे से कम जमीन है, उनको ये बिल्कुल प्रावधान देने चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि उनकी इनकम किस तरीके से बढ़ सकती है। तो वो इनकम इसी तरीके से बढ़ सकती है कि आज जो है ना वो लैंड होल्डिंग्स को निर्धारित किया जाए, लैंड यूज जो है ना वो बिल्कुल डिक्लेयर गवर्नमेंट को उसके ऊपर जो है ना एक पॉलिसी लानी चाहिए, जिससे किसान का रेम्युनरेशन अच्छा बन सके, किसान की सोयल हेल्थ अच्छी हो सके, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब जो है ना वो जो एक तरीके से जो पानी का स्तर है जमीन के अंदर उसका सुधार किया जा सके, और अच्छी से अच्छी क्रॉप का एक रोटेशन ऑफ क्रॉप जो है ना किसान कर सके अपनी कम जमीन में भी। और फिर जो किसान की उत्पाद पे निर्धारित जो एक तरीके से फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उन यूनिट को एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स में कि हम किस तरीके से उनको एक्सपोर्ट भी कर सके। नहीं तो भारतवर्ष में कंजम्पशन के लिए भी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो हैं वो जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं उसके साथ वो कॉम्पीट कर सकें और किसानों को एक मार्केट मिल सके। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहूँगा कि आज जो है वो किसानों की प्रोडक्ट से बनने वाली जितनी भी एफएमसीजी में जो है ना प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसमें 30 से 40% से 45% और 50% तक भी जो है ना वो नकली चीज़ें बन रही हैं, और वो नकली चीज़ों का कंजम्पशन भारतवर्ष में हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है। यदि आज आप देखेंगे कि भारतवर्ष में इवन किसान के बच्चे भी जब वो किस स्कूलों में पढ़ते हैं तो कंजम्पशन जो है ना जंक फूड का कर रहे हैं। तो ये जंक फूड को हमें ख़त्म करना होगा। ये मिलावट जो खाद्य पदार्थों में हो रही है इसको हमें ख़त्म करना होगा पूर्णतः। और वहाँ पे जो किसान की जो गांव में बनी हुई प्रोडक्ट है उनको जो है ना एक तरीके से हमें गांव से गांव तक जो है ना हमें प्रमोट करना पड़ेगा। ऐसे हमें हब बनाने पड़ेंगे कि मान लिया जैसे मुजफ्फरनगर है वहाँ पे गुड़ बहुत होता है, तो गुड़ की उत्तम से उत्तम क्वालिटी ऑर्गेनिक गुड़ को किस तरीके से पैकेजिंग करके वो किस तरीके से कंजम्पशन में जो है ना भेजी जा सकती है, जिससे बड़े बड़े लोगों की जो फैक्ट्रीज हैं या उन्हीं की मोनोपोलीज जो है ना इसमें ना चले। छोटे से छोटे किसान आपस में मिलकर किस तरीके से एक सहकारिता की तरीके से जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकें, और किसान का जो इनपुट है जो खर्चा है खेती में वो कम से कम हो सके, उसे कोई सपोर्ट मिले। और दूसरा ये मानना है कि हम जो हैं यदि आज से देखें कि 1947 के बाद में औद्योगिक को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो फैक्ट्रीज को एमएनसीज को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जिस तरीके से टैक्स हॉलीडेज दिए जाते हैं उनको, जिस तरीके से ज़मीन जो है ना वो करीब करीब फ्री के करीब दी जाती है,
जिस तरीके से उनको SEZ में जो बिल्कुल ही जो है ना वो जमीन दे दी गई है, तो उसमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी एग्रीकल्चर की लैंड अब भारतवर्ष में इतनी कम हो गई है जो उगाऊ हमारी है। यदि हम नोएडा में देखें या जेवर के एयरपोर्ट तक भी जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे काफी एग्रीकल्चर की लैंड जा रही है। और वो इसलिए जा रही है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आज का किसान जिसके पास में 4 या 10 हेक्टेयर तक भी जमीन है, वो हमेशा लालायित नजरों से उधर को ही देखता है कि काश मेरी जमीन जो है ना यहाँ पे कोई रेलवे लाइन निकल जाए, कोई यहाँ पे जो है ना हाईवे निकल जाए, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ जाए, कोई डिफेंस का प्रोजेक्ट आ जाए, जिससे उसको जो है ना उसका जो एक किसान को जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा मिल सके। क्योंकि मुआवजा जो है वो 25 पर बीघा या 30 लाख पर बीघा से 50 से 60 लाख बीघा या एकड़ तक जाता है। और जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें तो जो है ना एक तरीके से शायद जो है वो एक एक बीघा 1-1 करोड़ तक भी गया है। तो इस तरीके से हर एक किसान जो है वो 10 एकड़ तक की जमीन वाला भी, और स्मॉल मार्जिनल फार्मर तो रोज भगवान से प्रार्थना करता है कि किसी भी तरीके से यदि मेरी लैंड को लिया जाए, तो यदि 30 से 40 लाख रुपया जो है ना यदि मेरी जमीन का बीघा मिल जाए तो मैं जमीन को आज ही बेच दूं। ये हालत है किसान की। जो लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से किसान फाइट कर रहा है, या गवर्नमेंट भी उसको जो है ना उसकी क्षमताएं बढ़ा रही है, लेकिन अभी तक जितने भी स्टेप लिए हैं वो किसान की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, एक सुनहरा भविष्य सुरक्षित करने के लिए, ये सभी उपाय बहुत ही कम हैं। यदि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि गन्ने का मूल्य यदि 375 रुपये रखा गया है, तो 375 में आज आप देखिए कि किसान को जो मजदूर मिल रहा है, या किसान की कितनी इनकम जो है ना खाद केमिकल, कितनी दफे उसको उसको जोतना निराला पड़ना निराया जाता है, खोदा जाता है, और फिर उसमें जो है ना केमिकल्स कितनी दफे लगते हैं, फिर उसको गन्ने को बांधा जाता है, फिर गन्ने की छिलाई में भी पैसा जाता है, फिर उसको ढोने का जो है ना वो किसान को प्रोविजन करना पड़ता है मिल तक। तो इन सबको लगाकर मेरा मानना है कि 375 रुपये किसान के गन्ने के बहुत कम है। यदि किसी भी मील को देखा जाए, वो किसी भी तरीके के आंकड़े जो है ना गवर्नमेंट के सामने रखें, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सभी प्रोडक्ट्स को जो है ना मील जो है वो मार्केट में जो है ना बेचती है। चाहे उनके पास में जो है ना इथेनॉल बनाने की हो, या फिर जो है ना सभी की सभी आज जो है ना वो एक तरीके से लिकर बना रही हैं, तरह तरह की विस्की रम या तरह तरह की जो है ना ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनके पास में ये एक प्लांट्स जो है ना वो शुगर फैक्ट्रीज के साथ ही है। तो उनको आमदनी काफ़ी ज़्यादा है, वो बड़े आराम से आसानी से जो है ना गन्ने का मूल्य 500 रुपये क्विंटल कम से कम जो है ना वो किसानों को देना चाहिए। देखना चाहिए कि किसान की इनपुट जो है ना वो कितनी बढ़ गई है। और किसान यदि आज कमा रहा है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, जैसे मैंने आपको बताया इनकम की पर एकड़ और या पर हेक्टेयर उनको कितनी इनकम हो रही है, वो सिर्फ इसलिए बचा पा रहा है कि खुद वो अपने हाथों से काम करता है, उसका बेटा उसकी फैमिली उस जगह काम कर रही है। वो उन यदि उनकी मजदूरी को लगाया जाए तो वो अपनी मजदूरी भी एक तरीके से नहीं बचा पा रहे हैं। और वो एक तरीके से जो बैंकिंग का किसान कार्ड है, लोन कार्ड है उनका, उसी पे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसको हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। और जैसे मैंने उपाय बताए कि आज हमें स्मार्ट विलेजेस की ज़रूरत है। बिजली में भारतवर्ष की गवर्नमेंट ने 2014 के बाद में निर्धारित कर दिया है कि कम से 20 से 22 घंटे बिजली जो है ना वो गांव में भी आ रही है। तो ये एक प्रगति का, सारे गांव जो है ना भारतवर्ष के वो सड़कों से जुड़ गए हैं।
तो भारतवर्ष की कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन ये बहुत ही अच्छी हो गई है। तो हमें किसान अन्नदाता ना बनाकर हमें किसान को सोचना चाहिए कि उसकी इनकम को हम कैसे बढ़ाएं। यदि आप देखेंगे एफएमसीजी में हर साल जो है ना सभी चीज़ों की कीमतें जो है ना वो बढ़ रही हैं और सभी लोगों की जो है ना वो इनकम बढ़ रही है। तो उसी तरीके से किसानी को भी हमें एक औद्योगिक तरीके से, सर्विसेज की तरीके से, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की तरीके से जो है ना हमें लेना पड़ेगा। और किसान को हमें उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका मूल्य इतना देना पड़ेगा। इसी वजह से जो है ना आज भारतवर्ष में यदि हम यूएसए या और देशों का जो यदि हम एग्जाम्पल लें तो यूएसए के अंदर सिर्फ 2% लोग ही खेती करते हैं, जबकि भारतवर्ष वहाँ पे जो है ना लैंड का एरिया बहुत ही ज़्यादा है। तो उसका यही है कि 2% जो है ना वो बड़े बड़े फार्म्स हैं और उसमें जो है जो लैंड होल्डिंग है उसमें सामूहिक तरीके से लोग काम करके अपनी वो प्रोडक्ट जो है ना बना रहे हैं और बाकी लोग जो है ना वो बाहर जो है ना वो काम करने के लिए जाते हैं। तो भारतवर्ष में एक तरीके से यूएस पैटर्न को हम कॉपी नहीं कर सकते। तो हम कॉपी क्या कर सकते हैं कि किसानों के उद्योग, किसान की प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होने वाले उद्योग जो है ना वो हमें ढूंढने होंगे। वो ब्लॉक लेवल पे पहले करना होगा और हर एक गांव को हमें सक्षम बनाना पड़ेगा कि वो पूर्णतः जो है ना एक तरीके से एक यूनिट जो है ना स्मार्ट विलेज की जो है ना वो बन सके। और हमें ये एक सर्वे करके किसान के जितने भी बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग हमें निर्धारित करनी पड़ेगी कि कम से कम फ्री एजुकेशन जो है ना दो बच्चों की स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, मतलब जिनके पास में 6 एकड़ या 4 हेक्टेयर तक लैंड है उसको फ्री करना पड़ेगा। उसके एक बच्चे के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी फ्री करना पड़ेगा। और उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए आज हमें गांव में बैठ के सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से मैंने उसकी इनकम की बात आपको बताई कि उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकें। और उसको हम तभी बढ़ा सकते हैं कि जब वो पूरे गर्व के साथ में ये कह सके कि मैं भी आज एक किसान एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं भी किसान का जो ये मेरा व्यवसाय है एक तरीके से, उसमें जो है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी पड़ेंगी। और ये मैंने कहा कि सब्सिडी का यदि खर्चा कम करना है केमिकल्स और खाद के ऊपर, तो भारतवर्ष को खाद और केमिकल्स में जो खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को एक साथ लगाकर जो है उसमें आत्मनिर्भरता जल्दी से जल्दी प्राप्त करनी चाहिए। भारतवर्ष का जो है किसान फंड एक बार 1 लाख करोड़ रुपया उसमें रखा गया, तो इसी तरीके से भारतवर्ष में भी किसानों के लिए कम से कम 5 लाख करोड़ का एक ऐसा फंड का प्रावधान करना चाहिए जिसको इन्वेस्ट करके जो है ना उससे जो आमदनी हो वो किसानों के फायदे के लिए जो है ना दी जा सके। उनकी एक मिनिमम एनुअल इनकम को निर्धारित किया जा सके। जरा सोचिए यदि इस तरह की हैंड होल्डिंग हमने 11 से 12 करोड़ जो हमारे किसान भाई हैं या 3.5 से 4 करोड़ जो और फैमिलीज उनके ऊपर हैं, तो ये 40 से 50 करोड़ लोग यदि भारतवर्ष में एक किसानियत को यदि ये सोचेंगे कि एक किसान आज सक्षम है, उसकी एक जो है ना इनकम बढ़ी है, यही हमारा मार्गदर्शन बढ़ेगा। यदि हम किसान को एक तरीके से, किसानी को यदि हम व्यवसाय के तरीके से देखें, बहुत ही प्राइड की तरीके से देखें और किसान के बच्चे ये प्राउड कर सकें कि यदि हम खेती कर रहे हैं तो ये हमारे भारतवर्ष की फूड सिक्योरिटी है, फ्यूचर की फूड सिक्योरिटी है। भारतवर्ष की फूड सिक्योरिटी के लिए किसानों की लैंड होल्डिंग को बचाना ये आज हमारी जिम्मेदारी है। और लैंड यूज में हमें देखना पड़ेगा कि किसान की जमीन जो है ना वो ऐसी जगह टेक ओवर ना की जा सके जहाँ पे अमरावती नगर जैसे जो है ना जो नदी के किनारे इतनी उपजाऊ जमीन को ले सकें, या नोएडा से जेवर के बीच में जो उपजाऊ जमीन है उसको ले सकें, या नोएडा की भी जो जमीन थी जो सिर्फ यमुना के और आसपास के उसको छोड़कर, पर कहीं और जो है ना इस तरह की, लेकिन वहाँ का किसान जो है ना
वो इतना असहाय ना फील कर सके कि मेरी जमीन क्यों नहीं बिक रही है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। तो उसको एहसास हो कि वो एक भारतवर्ष को जो है ना फूड सिक्योरिटी दे रहा है, और उसकी लैंड होल्डिंग को जो है ना कम से कम किस तरीके से किया जा सके, लैंड यूज और सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है ना वो बहुत तेज गति से बन रहे हैं, लेकिन इसमें और भी तेज गति लानी पड़ेगी, जिससे एक जो है ना समस्या आ रही है किसान के सामने, वो है खाता सामलियत। तो खाता सामलियत क्या होता है कि एक फैमिली बाबा दादा के परदादा उनसे उनके पास में मान लिया जमीन है 50 एकड़, और उसमें 50 एकड़ में 4 भाई हैं। तो 4 भाइयों के पास में आई 50 एकड़ में 12.5 एकड़। तो 12.5 एकड़ जो है ना अभी भी उसमें नाम जो है ना वो उनके हैं, और उनके जमीन के जो है ना ये तो पता है कि उनके पास 12.5 एकड़ है, लेकिन 12.5 एकड़ किस जगह उनकी जमीन है ये नहीं निर्धारित होता है, इसमें काफी समय लगता है। तो इसका निर्धारण बहुत तेज गति से होना चाहिए। यदि फैमिली का, और अब वो जो 4 जगह बटी है वो 4 जो है ना उनके चारों के भी बच्चे जो है ना 2-2 3-3 हो गए हैं, तो वो अब हो गई है करीब 8 से 10 जगह जो है ना बट गई है। तो 12.5 एकड़ जो है ना वो 8 से 10 जगह यदि बटी है, तो वो 1-1 2-2 एकड़ जमीन जो है ना उनके पास में है, 2-2 4-4 एकड़ जमीन जो है उसकी भी लैंड होल्डिंग उनके एक्चुअल नाम पे नहीं है, क्योंकि ये खाता सामलियत है। और इसकी वजह से जो है ना गांव में वो काफी जो है ना ऐसे डिस्प्यूट है आपस में फैमिली में, वो काफी रोष का कारण बनते हैं, उसमें डिस्प्यूटेड रहते हैं, और उसमें वो एक तरीके से लीगल प्रोविजंस में फंस के किसान को और जो है ना नुकसान होता है। तो ये डिजिटल लैंड होल्डिंग, एक भी आदमी यदि फैमिली में दादा इलाही जमीन जो उनकी है उसमें ये भी एक भी आदमी जाके तहसीलदार को एसडीएम को अपनी एप्लीकेशन देता है, तो उस की लैंड होल्डिंग को जल्दी से जल्दी सुनियोजित किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके, और उसको डिक्लेयर किया जा सके ये उसकी लैंड होल्डिंग है। तो इन सभी के साथ में एक बहुत ही सक्षम एक जो है वो किसान की तरफ जो है ना हमें एग्रीकल्चर पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेंसस जो अब हो रही है उसके साथ साथ में हमें करना पड़ेगा, किसान के इनपुट की पूरी जानकारी हमें लानी पड़ेगी, किसान को डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए प्रभावित किया जाना चाहिए, और उसके लिए जो है ना हमें गवर्नमेंट को सुविधाएं देनी पड़ेगी, उसकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए या नेचुरल फार्मिंग के लिए उसको बनाना पड़ेगा, और किसान की प्रोडक्ट्स पे बेस्ड गांव गांव में जो है ना हमें एक तरीके से स्मार्ट विलेज बनाकर वहीं पर हमें स्किल सेंटर्स को, हमें अपने औद्योगिक को ले जाना पड़ेगा, जिससे आज आज किसान बिल्कुल मैं कह रहा हूं वो एक तरीके से जो है ना वो सड़कें गांव गांव में पहुंच गई हैं, बहुत अच्छी सड़कें, बिजली गांव गांव में पहुंच गई है, और इसी तरीके से जो लोन है वो बहुत कम इंटरेस्ट में जो है ना किसान को प्राप्त किए गए हैं। लेकिन जिस तरह के मैंने जो सुझाव दिए हैं, यदि इन सुझावों को फायदा उठाकर गवर्नमेंट जो है ना और एक कंसर्टेड तरीके से एक एग्रीकल्चर पॉलिसी की तरफ एक लैंड यूज की पॉलिसी बनाकर, और एक ये करना पड़ेगा कि अब सीलिंग को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि सीलिंग का कोई एक तरीके से जहाँ पे लैंड होल्डिंग जो है ना 1.08 हेक्टेयर तक जा चुकी हो, तो उसमें सीलिंग का कोई मतलब ही नहीं उठता है। और हमें देखना होगा कि जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट फार्मिंग है, बड़े बड़े फार्म हैं जो 0.6% बहुत ही बड़े किसान हैं जिनके पास में 10% लैंड होल्डिंग है, उनको इनकम टैक्स के दायरे में लाया जा सके, उनको देखा जा सके वो किस तरीके से जो है ना वो किसान की सुविधाओं का फायदा, जिससे उनको फायदा ना मिलके वो और किसान जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको मिल सके। तो इसी के साथ में जो है किसान के इनपुट्स और आउटपुट को और किसान को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये हमें मार्गदर्शन अभी करना पड़ेगा। तो उसमें डिजिटल लैंड रिकॉर्ड और उसमें स्वामित्व
जो एक तरीके से लैंड होल्डिंग किसकी है उसके नाम जो है ना जल्दी से जल्दी डिजिटल रिकॉर्ड जो है ना हमारे आने चाहिए। लैंड यूज का हमें बनाना चाहिए और लैंड यूज के साथ साथ हमें मार्ग निर्देशन करना पड़ेगा कि कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड का एक तरीके से उसको नहीं ली जानी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पे एक्स्ट्रा लैंड है या जो गवर्नमेंट लैंड है जिसको जो है ना मोनेटाइजेशन गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की लैंड है, उन लैंड में हमें वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए या हमें आगे के जो है ना वो एक्सपेंशन या अर्बनाइजेशन या प्रोजेक्ट्स ऐसी ही जगह लाने चाहिए, ना कि एग्रीकल्चर लैंड में। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड में जो है ना इनकम हमें बढ़ानी होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए और इसके साथ साथ मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।